हेलो एंड वेलकम बैक। पिछली बार मैंने आपको बताया अपने बारे में, आज बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन के बारे में। आज से 30-35 साल पहले जब कोई पूछता था भाई कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, तो जवाब होता था डॉक्टर चोपड़ा साहब को दिखा लो, वो MBBS हैं, क्वेश्चन सेटल्ड। फिर क्या हुआ, जो आज MBBS डिग्री डॉक्टर की कॉम्पिटेंस का बेंचमार्क नहीं रह गई। कहाँ गए हमारे वो MBBS GP जो कम खर्च में ज़्यादातर बीमारियों का आसान इलाज पेशेंट की कम्युनिटी में रहकर करते थे। इसकी शुरुआत 1987 से हुई। तब तक MBBS फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम पास करने के बाद 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मेडिकल कॉलेज सभी आउटगोइंग MBBS स्टूडेंट्स को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर करता था। उसे कहते थे जूनियर रेजिडेंसी। नाम मात्र की सैलरी, ऑलमोस्ट एक स्टाइपेंड जैसा, और काम बहुत ज़्यादा। 6 महीने मेडिकल साइड में और 6 महीने सर्जिकल साइड में। ज़बरदस्त काम, कोई वर्किंग आवर्स नहीं, 24 घंटे 48 घंटे आपके वार्ड का काम आपको करना है, घंटों की कोई गिनती नहीं, और छुट्टी कोई नहीं, कोई CLEL मेडिकल लीव कुछ नहीं आपके लिए। साल के अंत में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था जिसके क्वेश्चंस मेनली क्लिनिकल होते थे, यानी जिसने वार्ड में काम किया है और सीनियर्स की डांट खाई है वो तो आंसर कर लेगा, पर थ्योरी पढ़ के उनको आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता था। खैर, इस एग्ज़ाम की मेरिट के बेसिस पे टॉप 25% 2 साल के लिए MS या MD करने जाते, लेकिन बचे हुए 75% खाली हाथ घर नहीं जाते थे। वो 1 साल का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेकर जाते थे। उस एक्सपीरियंस की वजह से वो पूरी जिंदगी अच्छे और कॉम्पिटेंट GP बने रहते थे। लेकिन 1987 में अचानक सिस्टम को बदल दिया गया। जूनियर रेजिडेंसी अब ऑप्शनल हो गई। इंटर्नशिप के एंड में आप एक MCQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, मेरिट से एडमिशन होगा। जिनका एडमिशन हो गया वो 3 साल के लिए MD MS करेंगे, और नहीं हुआ वो घर जाए। इससे एक ये चेंज आए कि मेडिकल स्टूडेंट्स अब 3rd ईयर से ही MCQ की तैयारी करने लगे। MBBS के सब्जेक्ट्स को अब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा जाने लगा, क्योंकि पहले जूनियर रेजिडेंसी में डिपार्टमेंट चूज करते समय MBBS के स्कोर को देखा जाता था, और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए MBBS के सब्जेक्ट्स को पढ़ना और उसमें अच्छा परफॉर्म करना इंपरेटिव था, क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी तो फिर उसी डिपार्टमेंट में करनी थी। लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई। दूसरा, पेशेंट देखना, वो तो अब बिल्कुल ही बेकार काम था। क्या होगा पेशेंट देख के? क्वेश्चन तो सिर्फ MCQ टाइप हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स को याद करके क्रैक किए जा सकते हैं। तो आज का मेडिकल स्टूडेंट 3rd ईयर से ही MCQ की तैयारी करने लगा, MBBS सब्जेक्ट्स को बस पास मार्क के लिए पढ़ने लगा। इंटर्नशिप शुरू होते ही हॉस्पिटल गए, अटेंडेंस लगाई और एक कोना ढूंढ कर बैठ गए और लग गए MCQ करने में। खैर, जब PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो जो 25-30% मेरिट में आ गए वो तो चले जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन बचे हुए लोग, उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक कागज़ जिस पर MBBS की डिग्री छपी रहती है, लेकिन पेशेंट देखना तो आता ही नहीं। फिर इतने साल से ये लोग खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं MCQs के लिए, लेकिन पेशेंट कोई चॉइस नहीं देता। कभी सुना है पेशेंट ने आके कहा डॉक्टर साहब देखना मुझे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या मलेरिया में से क्या हुआ है, और हाँ नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी है? नहीं होता भाई ऐसा। पेशेंट जब आपके पास आता है तो डायग्नोसिस आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है।
तो इस तरह डिक्लाइन हुआ इंडियन जीपीज का। अब आप कहेंगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सीधे स्पेशलिस्ट को दिखा लूंगा। पड़ता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, बहुत रीसेंट एग्जांपल है। एक जेंटलमैन को चेस्ट पेन हुआ, फौरन बड़े अस्पताल में पहुंच गए। कैजुअलिटी में जाकर जैसे ही नाम लिया कि चेस्ट में पेन, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले कार्डियोलॉजी में रेफर हो गए। कार्डियोलॉजी गए तो ट्रॉप्टी, ईसीजी, इको, डीएससी, थैलियम स्कैन और एंजियोग्राफी तक हो गई। और फिर उन्हें बताया गया आप ठीक हैं, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, देखो हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट आपका ठीक है, बाकी दर्द के लिए आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं। एक और एग्जांपल, एक यंग न्यूली मैरिड लेडी सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचती हैं विद द कंप्लेंट कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और डिमांड करते हैं कि उन्हें फौरन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। तो साहब न्यूरोलॉजिस्ट की ओपीडी स्लिप बनती है और पहुंच जाती है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया, उसके बाद उनको बोला आप टेस्ट कराएं। तो टेस्ट शुरू हो गए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कैरोटिड डॉपलर, और फिर जब एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे थे तो वो कोलैप्स हो गई। इमरजेंसी में कोलैप्स हुई। कैजुअलिटी में एक हमारी यंग जूनियर डॉक्टर, इंटेलिजेंट डॉक्टर है, उनको बुलाया गया। अब वो जूनियर डॉक्टर आई, उन्होंने पेशेंट को देखा, उसकी पल्स देखी और पेशेंट से एक ही सवाल किया। और वो एक सवाल करते ही उन्होंने कहा इनका ब्लड अरेंज कर दो, चेस्ट एक्सरे करा दो, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा दो और एनेस्थीसिया और सर्जरी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो, अभी इमीडिएटली इनकी सर्जरी करनी है। और उसकी सर्जरी हुई और वो बच गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए वो कौन सा क्वेश्चन होगा जो रेजिडेंट डॉक्टर ने पूछा लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट ने नहीं पूछा, और जिसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर ने एक ही क्वेश्चन पूछा था, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बस। और यही एक क्वेश्चन था जो न्यूरोलॉजिस्ट ने नहीं पूछा था। ये एक सवाल जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता था। और बहुत एग्जाम्पल्स बता सकता हूं, पर ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जनरल फिजिशियन डिस्पेंसेबल नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब एक और बात, सरकारी डिपार्टमेंट्स को तो आप जानते ही हैं, ऐसे तो वहां कोई कुछ करता नहीं है। कोई तो वजह होती है कि इतना सब किया जाता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है, और वो भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो आप गैस करिए कि क्या वजह रही होगी जब 87 में इस पॉलिसी को चेंज किया गया होगा, क्यों किया गया होगा। और डालिए कमेंट्स में, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरा तो पर्पज़ ही है आपको डिसीजन लेने के लिए एजुकेट करना, रेडीमेड डिसीजन देना तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो देखते हैं कितने लोग सही वजह बता पाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।